हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्रॉप को उगाया कैसे जाता है। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रॉप को कैसे उगाया जाता है और उसकी मैनेजमेंट यानी उसकी देखभाल कैसे की जाती है और फिर उसको स्टोर कैसे किया जाता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप होती क्या है? क्रॉप क्या होती है? फसल की प्रोडक्शन मतलब उसको उगाना और उसकी मैनेजमेंट, उसकी देख रेख करना कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहेली और बूझो जो है वो अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन पर। उनके अंकल एक फार्मर हैं। फार्मर मतलब जो किसान होते हैं, खेती वगैरह करते हैं। एक दिन उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे, जैसे खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लो, ये सारे उन्होंने टूल्स देखे फील्ड के अंदर। यानी फील्ड मतलब खेत के अंदर उन्होंने ये सारे फील्ड देखे। आप पूछो, कहता है मुझे ये जानना है कि वेयर एंड हाउ, हम कब और कहाँ इन टूल्स का यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्या आप याद कर सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं? सिंथेसिस मतलब बनाना, अपना खाना ग्रीन प्लांट्स खुद बना सकते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स तो ये इन एनिमल्स को और ह्यूमंस को खाना मिलता कहाँ से है? ऑफ कोर्स प्लांट से ही मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाई डू वी हैव टू, हमें खाना क्यों चाहिए? मतलब हमें खाना क्यों खाना पड़ता है? एनर्जी लेने के लिए। वी ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरी आउट देयर। मतलब हमें खाना इसलिए खाना होता है क्योंकि हमें एनर्जी मिल सके, जो भी हमें खाने से मिलती है। इज़ यूटिलाइज मतलब उस चीज़ का अच्छे से यूज़ करना बाय ऑर्गेनिजम्स जो हैं फूड से मिली हुई एनर्जी को अच्छे से यूज़ करते हैं ताकि उनके वेरियस फंक्शंस हो सके, बॉडी फंक्शंस हो सके, जैसे डाइजेशन, फूड को पचाना मतलब खाने को पचाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रीशन जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना। वी गेट आवर फूड फ्रॉम, हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, या फिर दोनों ही हमें हमारा खाना प्रोवाइड करवाते हैं। अब बूझो कहता है सिंस मतलब हम सबको ही फूड चाहिए होता है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री। मतलब हम सबको ही खाना चाहिए होता है, लेकिन हम अपना खाना कैसे, मतलब जो हमें खाना, जैसे कि हम सबको खाना चाहिए होता है, लेकिन हम जो फूड है लार्ज नंबर में मतलब ज़्यादा अमाउंट में कैसे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? एक कंट्री में हम लोगों को खाना कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में? फूड हैज़ टू बी प्रोडक्ट। अब पहली इसका आंसर देते हैं कि फूड की प्रोडक्शन मतलब उसका उगाना, फूड जो बनता है उसको लार्ज स्केल यानी ज़्यादा अमाउंट में उगाना मतलब बनाना पड़ता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करवाना, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। उसको पूरी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन मतलब टाइम टू टाइम खाने को उगाना, प्रॉपर उसकी देख रेख करना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बांटना, मतलब प्रॉपर सबको इक्वल मिलना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो नेसेसरी ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब 10,000 BCE तक 10,000 BCE तक जो लोग हैं वो नोमैडिक थे, मतलब ऐसे ही घूमते रहते थे। नोमैडिक मतलब जो घूमते रहते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते थे ग्रुप्स एक ग्रुप बना लेते थे अपना और घूमते रहते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ फूड और शेल्टर के लिए, यानी खाने और शेल्टर मतलब
रहने के लिए। वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे और फिर उन्होंने जानवरों को हंट करना स्टार्ट किया खाने के लिए। मतलब पहले क्या कर लेते थे वो कि कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स वो खा लेते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एनिमल्स को हंट मतलब शिकार करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए? फूड के लिए। बाद में उन्होंने अपने आप कल्टीवेट किया, मतलब अपने आप उगाया, फ्रॉम प्रोड्यूसिंग राइस एंड प्रोड्यूस राइस। मतलब फिर बाद में लोगों के अंदर उतनी समझ आ गई और फिर अपना खाना वो खुद उगाने लगे, जैसे राइस, चावल हो गया, गेहूं हो गया और दूसरे क्रॉप्स। और तभी से एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। जब प्लांट्स मतलब अगर कोई भी प्लांट, सेम काइंड का प्लांट, मतलब ऐसा होता है ना कि एक जगह पे हमने एक ही टाइप के प्लांट्स उगा दिए, सेम काइंड के प्लांट्स उगा दिए, और वो भी एट वन प्लेस, एक जगह पे लार्ज स्केल पर, मतलब ज़्यादा अमाउंट में एक जगह पर हमने सारे एक टाइप के प्लांट्स उगा दिए, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप किसको कहते हैं? क्रॉप वो चीज़ होती है जब प्लांट्स, मतलब सेम काइंड के प्लांट्स को हम एक प्लेस पे लार्ज स्केल पर उगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइक एक लार्ज स्केल मतलब एक जगह ले ली हमने और उस पर एक ही टाइप के सारे प्लांट्स उगा दिए, और ये हमने लार्ज अमाउंट में किया, बहुत बड़ी ज़मीन पे किया, तो इसको हम क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड दैट ऑफ वीट। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, अगर आप वीट यानी गेहूँ उगा रहे हो तो जितने भी प्लांट्स आपको ग्रो करने होंगे एक फील्ड मतलब खेत पे, वो सारी वीट ही होनी चाहिए। ठीक है, आप पहले से ही जानते हो कि क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ये हम इनको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं कि कौन से सीज़न पे वो ग्रो करते हैं। मतलब कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे सीरियल, वेजिटेबल और फ्रूट, लेकिन उनको हम क्लासीफाई यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इस बेसिस पर कि वो कौन से मौसम में उगाए जाते हैं। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, जिसके जो क्लाइमेट कंडीशंस यानी टेम्परेचर हैं, उसका जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी है, और रेनफॉल है, वो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है रीजन टू रीजन। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारा, अगर टेम्परेचर कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम भी है, कहीं नमी ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं सूखा पड़ा है, मतलब डिफरेंट, अलग अलग। और ये चीज़ें रीजन मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक अलग अलग हैं ये सारी चीज़ें। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी की क्रॉप्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी क्रॉप्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब इस डाइवर्सिटी मतलब इस भिन्नता, डाइवर्सिटी को कहते हैं भिन्नता, इस भिन्नता के कारण भी क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस कि वो किस सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। मतलब कौन से मौसम में वो उगाए जाते हैं, इस बेसिस पर 2 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं क्रॉप्स की। कौन कौन से हैं वो? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, ये याद रखने हैं इनके नाम, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ये क्रॉप्स जो हैं रेनी सीज़न में जो क्रॉप्स उगाई जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स, मतलब बारिश के मौसम में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जो रेनी सीज़न है इंडिया में वो जून से सितंबर तक रहता है, और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं?
पैडी यानी चावल। चावल इसमें अगर आपको एग्जांपल देना हो ना खरीफ क्रॉप का, तो चावल ज़रूर लिखना, पैडी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता क्रॉप है जो इंडिया में सिर्फ बारिश के टाइम पे उगाया जाता है, और अगर वैसे बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मेज़, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन जो हैं ये खरीफ क्रॉप्स हैं। इसके एग्जांपल याद रखिएगा, इसके नाम कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स जो हैं वो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, अक्टूबर टू मार्च। उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, और इंडिया में विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च के बीच में आता है। रबी क्रॉप के एग्जांपल्स हैं वीट, गेहूँ, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड। बिसाइड्स दीज पल्सेस, वेजिटेबल्स वो समर या तो गर्मी में उगाए जाते हैं या हाँ, जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं वो बहुत से प्लेसेस में गर्मियों में उगाए जाते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ बेसिक्स प्रैक्टिसेस भी हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में पैडी क्यों नहीं उगाया जा सकता? अभी मैंने आपको बताया कि जो पैडी है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। पहली आंसर देते हैं कि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए ये रेनी सीजन में उगाया जाता है, और इसलिए ये खरीफ क्रॉप है। रेनी सीजन, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स, और जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब उगाने के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आर अंडरटेकन बाय फार्मर्स को करनी पड़ती हैं बहुत लंबे पीरियड के लिए। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय व्हेन यू ग्रो प्लांट्स। मतलब ये एक्टिविटीज़ उनसे सिमिलर होंगी, उनसे मिलती जुलती होंगी, जैसे कि गार्डनर हो गया। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं या तो ये जो फार्मर्स परफॉर्म करते हैं ये एक्टिविटीज़ कल्टीवेशन के टाइम पे, ये या तो गार्डनर से सिमिलर हो सकती है या फिर जब आप कोई भी अपने घर पे प्लांट लगाते हैं उससे सिमिलर हो सकती है, यानी सेम हो सकती है। ये दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड मतलब आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो एक्टिविटीज़ हमें कल्टीवेशन यानी किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए लगती हैं उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किसको कहेंगे कि जब मतलब क्रॉप को उगाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं फार्मर्स को, उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहेंगे। ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये इनको याद कर लीजिएगा। प्रिपरेशन, और इनको सीरीज़ वाइज ही याद करना है, आगे पीछे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सीरीज़ में ही दे रखी है तो हमें सीरीज़ में याद करनी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले हम पानी डाल दें उस ज़मीन के ऊपर फिर हम स्टोरेज कैसे होगा, क्योंकि जब फसल ही नहीं होगी तो अभी समझेंगे सब। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी जब मान लो आपके पास ये पूरा ये खेत पड़ा है, सबसे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करोगे, यानी सॉइल की प्रिपरेशन करोगे, यानी जो भी आपकी मिट्टी है उसको अच्छे से ठीक करोगे। बंजर होती है ना, सोइंग मतलब आप उसके बाद आप बीज बोओगे और फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसके बाद आप खाद डालोगे इनके अंदर, और फिर इरिगेशन, उसके बाद इरिगेशन मतलब सिंचाई करोगे इनकी, पानी डालोगे इनके अंदर। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स आगे हम पढ़ेंगे क्या है ये, उनसे प्रोटेक्शन करोगे। हार्वेस्टिंग यानी इनकी कटाई करोगे फसल की, फिर उनको स्टोर करोगे, इसलिए ये सीरीज़ में याद करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे सारे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अप, मतलब पहला स्टेप होता है ये। अगर कोई भी क्रॉप यानी
फसल उगाई जा रही है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब उस सॉइल को खोद के, उस ज़मीन या मिट्टी को खोद के उसको लूज़ कर देना। ये इससे लूज़ करने से क्या होगा, जो रूट्स होती हैं ना, मतलब जो जड़ें हैं उसकी क्रॉप की, वो ज़्यादा अंदर तक जाएंगी सॉइल के, और जिससे वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से। जो लूज सॉइल है ना, वो क्या करेगी, रूट्स को ईजिली सांस लेने में भी हेल्प करेगी। इवन दे, और वो ज़्यादा डीप यानी ज़्यादा अंदर तक जाएंगे सॉइल के। तो वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू, मतलब अब जो सॉइल की लूजनिंग, यानी अब जब उसको लूज़ कर दोगे आप खुदाई करके, तो वो कैसे रूट्स को आसानी से ब्रीथ करने में हेल्प करेगी, यानी सांस लेने में हेल्प करेगी। जो लूज़ हुई हुई सॉइल होती है ना, वो क्या करती है, ग्रोथ, अर्थवॉर्म की ग्रोथ, यानी अर्थवॉर्म होते हैं केचुए, वो मिट्टी में रहते हैं ना, तो अर्थवॉर्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और जो माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना सॉइल के अंदर, उसकी भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, इसलिए दे फर्दर टर्न एंड लूज द, और इसलिए वो फार्मर सबसे पहले क्या करते हैं, टर्न द सॉइल, मतलब सॉइल को ऐसे अलट पलट देते हैं। जैसे ये सॉइल, खेत में सॉइल पड़ी है तो इसको एक बार खोद देंगे, अच्छे से अलट पलट देंगे ताकि वो लूज़ हो जाए। और ऐड ह्यूमस टू इट। ह्यूमस क्या होती है, जो भी तो जब वो सॉइल को टर्न कर देते हैं तो उसके अंदर ह्यूमस डालते हैं। ह्यूमस क्या होती है, मतलब जिससे आप सॉइल है बहुत ज़्यादा देर तक पड़ी हुई है ना, तो जो भी पत्ते उसके ऊपर पड़े रहते हैं, या फिर दूसरी मतलब पत्ते या फिर सॉइल जो पड़े रहते हैं उसके अंदर, तो उनसे ना एक खाद टाइप सी बन जाती है, तो उसको ह्यूमस कहते हैं। लेकिन जो सॉइल को टर्न करने या फिर लूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी खुदाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है सॉइल को, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इन एडिशन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन डिकम्पोज बाय सॉइल, और जो भी मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो सॉइल के ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज यानी उनको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज, मतलब इस तरीके से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो दोबारा से सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं दोबारा से प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, मतलब जैसे ये हमारी ग्राउंड है जहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पे ना यहाँ तक ही जो है सॉइल अच्छी होती है, बाकी नीचे धरती में जैसे जाते जाएंगे ना, यहाँ पत्थर मिलते जाते हैं। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में कि ये प्लांट ग्रोथ, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर तक धरती के अंदर प्लांट ग्रोथ होती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, मतलब तो जब हम सॉइल को टर्न या फिर लूज़ कर देते हैं ना, तो उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं। थस टर्निंग एंड लूजनिंग, इसलिए जो टर्निंग एंड लूजनिंग है वो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम क्रॉप उगाते हैं। तो टर्निंग और लूजनिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम टिलिंग या फिर प्लोइंग भी कहते हैं, और ये प्लो की हेल्प से, फावड़े की हेल्प से होता है। प्लो जो है वो वुड या फिर आयरन के बने होते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सबसे पहले उसको पानी दिया जाता है प्लो करने से, यानी प्लो करने से पहले। जो टिलिंग, मतलब जिस फील्ड पे, जिस खेत पे प्लोइंग हो चुकी है, वो उसके ऊपर ना बिग क्लम्स पड़ जाते हैं सॉइल के, जिसको क्रम्स कहते हैं, मतलब मोटे मोटे से सॉइल के जो होते हैं ना ये बॉल्स, वो रह जाते हैं। और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस क्रम्स को तोड़ दें। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट, मतलब फ़ायदा देगा सोइंग में, यानी बीज को बोने में
और फॉर बीज को उसके अंदर डालने के लिए सॉइल के अंदर। और जो इरिगेशन है, इरिगेशन मतलब जो पानी देते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेवलिंग जो है सॉइल की वो लेवलर की हेल्प से होती है। लेवलिंग मतलब इन बिग क्रम्स को तोड़ने का काम लेवलर करता है। कभी कभी मैन्योर भी डाला जाता है सॉइल के अंदर टिलिंग से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, मतलब ये हेल्प करेगा कि मैन्योर मतलब जो खाद है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सॉइल के अंदर। जो सॉइल है वो उसको गीला किया जाता है सोइंग यानी बीज डालने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है और समझने वाला भी है। तो इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। तो तब तक के लिए अगला जो पार्ट होगा वो हम एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट से पढ़ेंगे। तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।